सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 20 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन होंगे। तो प्रश्न का तो उत्तर हो जाएगा दिनेश कुमार त्रिपाठी। एक्चुअली में अभी वर्तमान में हमारे जो नेवल चीफ है, जो नौसेना प्रमुख हैं, आप सभी जानते हैं उनका नाम आर हरि कुमार है। पर अभी वो 30 अप्रैल 2024 को रिटायर हो रहे हैं और अब उनका स्थान कौन लेंगे? वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। दिनेश कुमार त्रिपाठी ये अभी नौसेना में उप प्रमुख हैं, जो अब नौसेना प्रमुख बन जाएंगे 30 अप्रैल के बाद। तो इनका नाम याद रखना। बाकी अभी आप जानते हो हमारे आर्मी चीफ कौन है? मनोज पांडे हैं। एयर चीफ मार्शल कौन है? वायुसेना प्रमुख विवेक राम चौधरी है। अगर मैं पूछूं नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। और वायुसेना दिवस एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को और थल सेना दिवस आर्मी डे 15 जनवरी को। अच्छा, बाकी आप ऑप्शन में देखोगे ये सारे नाम आपको जाने पहचाने लगेंगे। जगजीत पवाडिया अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के लिए फिर से इनको चुना गया। हरेंद्र सिंह भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच बने। और मनोज पांडा, ये मनोज पांडा है, ध्यान देना। मनोज पांडे जो हैं वो हमारे आर्मी चीफ हैं। ये मनोज पांडा है, वित्त आयोग के अभी सदस्य बने थे। इनके बारे में हमने पढ़ा भी था, तो ध्यान में रखना। ये सारे नाम अभी अपॉइंटमेंट्स में हमने पढ़े और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में विश्व लीवर दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 19 अप्रैल को। तो हर साल लीवर के स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे के रूप में मनाया जाता है। बात करें इस बार की थीम क्या है? अपने लीवर को स्वस्थ और रोग मुक्त रखें। लीवर आप जानते हो मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर ही है। इसे शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला भी बोलते हैं। और आपने एक रोग सुना होगा, एक डिजीज के बारे में सुना होगा, हेपेटाइटिस रोग। उसमें क्या होता है? उसमें लीवर में सूजन आती है। लीवर से संबंधित वो एक डिजीज है। और हेपेटाइटिस को लेकर के एक दिवस भी हम मनाते हैं, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। वो 28 जुलाई को होता है। और इसी तरह एक करंट अफेयर्स में एक प्रश्न हमने पढ़ा था, आपको याद हो तो अभी WHO की वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 आई थी। उसके अनुसार बताना सर्वाधिक हेपेटाइटिस B और C के मामले कहां पे दर्ज किए गए थे? तो इसका उत्तर होगा चाइना में। आपने पित्त रस के बारे में सुना होगा, बाइल जूस के बारे में। उसका निर्माण भी यहीं पे होता है, लीवर में। निर्माण तो लीवर में होता है, लेकिन वो कलेक्ट कहां पे होता है, इकट्ठा कहां पे होता है? तो वो पित्ताशय में होता है, गॉल ब्लेडर में। और काम क्या होता है इस बाइल जूस का? जो वसा है, जो लिपिड्स है, ये उनके इमल्सीकरण का काम करती है, यानी कि वसा के जो बड़े बड़े पार्टिकल है उनको छोटे छोटे में तोड़ने का काम करती है, ऐसे समझो आप। अभी वर्ल्ड हेपेटाइटिस समिट 2024 का आयोजन कहां पे हुआ था? ये पुर्तगाल के लिस्बन में हुआ था। ये भी ध्यान में रखना। ये सब पढ़ा चुका हूं मैं आपको, बशर्ते डेली करंट अफेयर्स आप देखते हो। और एक शब्द आप जरूर सुनोगे, हैवीश्योर। अगर पूछे हैवीश्योर क्या है भैया, तो ये भारत का पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस ए वैक्सीन है हैवीश्योर, जिसे बनाया है हैदराबाद की एक बायोफार्मा कंपनी है, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड ने। अच्छा, यहां तो ये लीवर से संबंधित सारे प्रश्न मैंने आपको एक साथ करा दिए। अभी तो ये डे वाला प्रश्न है ना, लेकिन तो चलो अप्रैल के सारे इंपॉर्टेंट डेज एक एक करके मैं आपको यहां पे रिवाइज करा दूं। तो 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया था। 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। 4 अप्रैल को खदान जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस। 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे। 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 6 अप्रैल को ही राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस और नेशनल लाइब्रेरी डे भी होता है। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे। 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस था और 11 अप्रैल को ही वर्ल्ड पार्किंसन डे। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। 14 अप्रैल को वर्ल्ड चगास डिजीज डे। 14 अप्रैल को ही वर्ल्ड क्वांटम डे और B.R. अम्बेडकर जी की भी जयंती होती है इसी दिन, और उस दिन को इक्वलिटी डे के रूप में भी मनाते हैं, ध्यान रखना। 15 अप्रैल को वर्ल्ड आर्ट डे, कला दिवस। और 17 अप्रैल को अभी वर्ल्ड हीमोफीलिया डे और अभी 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में मनाया था। तो ये अप्रैल के सारे इंपॉर्टेंट डेज हो गए। हर बार जब भी डे वाला प्रश्न आता है उस महीने के सारे इंपॉर्टेंट डेज में आपको बार बार रिपीट कर, सिर्फ इतना सा है कि जब मैं बार बार चीजों को बोलूं, जब ये बार बार ये शीट में आपको दिखाऊं, तो आपको ये याद होने लगे। और मंथ के एंड तक मैं आपको ऐसे ही करता हूं। अगर आप रेगुलर रहोगे क्लास में तो आप चाहे इनको याद ना करो, इनको रटो ना, लेकिन फिर भी बार बार सुनने मात्र से और देखने मात्र से ये चीजें आपको याद होने लगेंगी। शर्त क्या रखी मैंने? रेगुलर रहना पड़ेगा और जो मैं बोल रहा हूं उन्हें ध्यान से सुनना पड़ेगा, जो दिखा रहा हूं ध्यान से देखना पड़ेगा। तो चलो फिर अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अप्रैल 2024 में DRDO ने किसके लिए स्पेस का उद्घाटन किया?
तो आंसर होगा भारतीय नौसेना। अब पहले बात करते हैं स्पेस क्या है भैया। तो पहले स्पेस का फुल फॉर्म देखो, सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर एक्वेस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवेल्युएशन। तो अभी इसी का उद्घाटन किया है हमारे जो डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं समीर वी कामत ने। कहाँ पे किया? केरल के इडुक्की जिले में। तो ये जो स्पेस है ये इंडियन नेवी के लिए एक फिजिकल और समुद्र विज्ञान प्रयोगशाला है। अब यहाँ पे क्या होगा भैया? तो यहाँ पे भारतीय नौसेना के सोनार सिस्टम की टेस्टिंग और इवेल्युएशन यानी कि मूल्यांकन किया जाएगा। सोनार के बारे में आपने जरूर सुना होगा, साइंस में, फिजिक्स में पढ़ा होगा। फुल फॉर्म देखो पहले, फुल फॉर्म क्या होती है। फुल फॉर्म पूछी जा चुकी है एग्जाम में और मैंने भी आपको बताई है कई बार। फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो इसकी मदद से जहाज या सबमरीन से पानी के अंदर मौजूद चीजों का पता लगाया जाता है। यह आपने पढ़ा होगा। तो स्पेस ये दो स्ट्रक्चर से बनी है, जिसमें एक तो पानी के ऊपर तैरता हुआ प्लेटफॉर्म है और दूसरा सबमर्सिबल यानी कि पानी के अंदर प्लेटफॉर्म है। जो सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म है उसको पानी के अंदर 100 मीटर नीचे उतारा जा सकता है। तो याद रखना भी, डीआरडीओ ने इसका उद्घाटन कहां पे किया? केरल में किया, केरल के इडुक्की जिले में। तो सारे पॉइंट्स मैंने आपको यहां पे बता दिए। स्पेस क्या है, किसने इसका उद्घाटन किया, कहां पे किया, ये किसके काम आने वाला है और ये क्या काम आएगा। अच्छा, स्पेस से ही एक मिलता जुलता नाम आपको याद दिलाऊं या पहले मैं आपसे पूछूं कि भारत का पहला सरकारी ओटीटी प्लेटफॉर्म आपको याद है लॉन्च किया था किसने? केरल ने किया था, सब बता दोगे। लेकिन उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था सी स्पेस। याद आया? अब इसका उद्घाटन डीआरडीओ ने किया, तो डीआरडीओ के बारे में जानते हैं। देखो, डीआरडीओ मतलब होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होती है 1958 में, हेडक्वार्टर हो गया नई दिल्ली में। अध्यक्ष समीर वी कामत। और इसका मोटो होता है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज। और आपसे ये दो प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे एग्जाम में कि भारत से 2 डॉर्नियर 228 विमान ये कौन सा देश खरीद रहा है? तो आंसर होगा गुयाना। और ब्रह्मोस मिसाइल जो भारत और रशिया ने मिलकर के तैयार की थी, वो ब्रह्मोस मिसाइल कौन खरीद रहे हैं? 2 देश खरीद रहे हैं, फिलीपींस और इंडोनेशिया, दोनों याद रखना, जो कि एग्जाम में पूछी जा चुकी है। मैंने बताया आपको क्या थी फुल फॉर्म? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसी तरह से रडार की फुल फॉर्म भी याद रखना। रडार की फुल फॉर्म क्या होती है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। और लेजर की फुल फॉर्म भी याद रखना, क्या होती है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये तीनों इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है आपके लिए। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, जो आपकी नई वाली क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन आई है, मैंने आपको बोला है कि धीरे धीरे कंटेंट में डाल रहा हूं जितना मेरे से हो पा रहा है। तो अप्रैल के तो सारे डेज की क्विज डल चुकी है, पीडीएफ भी सारी डल चुकी है। अब आगे के जो भी डेज आते जाएंगे तो वो तो मैं डालता रहूंगा। पीछे वाले जो रह गए हैं जनवरी फरवरी मार्च, वो मैं धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूं, है ना। जैसे मेरे को टाइम मिल रहा है मैं डाल रहा हूं, तो आप उसकी चिंता मत करो। मैंने आपसे 1 महीने का वक्त मांगा है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था। देखो, यहाँ पे सारा चीजें मुझे अकेले करना पड़ता है तो मुझे टाइम लग रहा है। अगर दूसरे चैनल्स के पास मेरे पास भी बड़ी बड़ी टीम होती तो मेरे को 2 मिनट लगते दूसरों को ऑर्डर देने में कि भैया ये काम कर देना, शाम तक मुझे ये काम चाहिए, तुम क्विज डालने का काम करो, तुम पीडीएफ डालने का काम करो। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है, तो इसीलिए मैं समय मांग रहा हूँ, मुझे समय चाहिए। और एक बार जनवरी 2024 तक ये सारी क्विज पीडीएफ वगैरह डल जाए तो उसके बाद मैं टॉपिक वाइज भी आप लोगों के लिए डालूंगा, जिसमें टॉपिक वाइज में आप देख लेंगे जैसा भी होगा, 6-6 महीने के या 3-3 महीने के या मंथली वाइज मैं आपको टॉपिक वाइज प्रोवाइड करा दूंगा। जैसे कि आप अपॉइंटमेंट्स लगाना चाहते हो तो टॉपिक वाइज में मिल जाएंगे। जैसे कि मिलिट्री एक्सरसाइज लगाना चाहते हो वहाँ मिल जाएंगे, बुक्स लगाना चाहते हो, सबमिट्स लगाना चाहते हो, फेयर एंड फेस्टिवल अभी तक हमने देखना चाहते हो आप, जनवरी से लेके अभी अप्रैल तक कौन कौन से फेस्टिवल मनाए, वो आपको मिल जाएगा। आराम से क्विज लगाओ, प्रैक्टिस करते रहना। और क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन ये नई वाली जो है, अभी आप सर्च करने जाओगे प्ले स्टोर पे आपको सर्च नहीं होएगी। अब मुझे समझ में नहीं आया वो सर्च क्यों नहीं हो रही, मैंने डेवलपर से पूछा, मेरे को जवाब नहीं मिला अभी उनकी तरफ से। शायद हो सकता है पुरानी वाली एप्लीकेशन हो, इसमें वो हटानी पड़ेगी, तब आती हो, ऐसा कुछ हो। मुझे एग्जैक्टली रीज़न तो नहीं पता, लेकिन हाँ, आपको एप्लीकेशन कहाँ मिल जाएगी उसके लिए मैंने लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा। तो उस पर क्लिक करना और डायरेक्ट आप वहाँ चले जाओगे, आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। और सेशन पसंद आए प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर ज़रूर करना। मैं आप लोगों के लिए दिल से कंटेंट तैयार करता हूँ, तो अगर आप दिल से पसंद करते हैं तो इसे शेयर ज़रूर करना, सपोर्ट ज़रूर करना। आज की वीडियो के लाइक का टारगेट रखते हैं 7000 लाइक का, तो अभी भी आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो देर किस बात की मेरे दोस्त, लाइक करो। और फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी अप्रैल 2024 में बिस्केट यात्रा महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा नेपाल में। तो ये बिस्केट यात्रा महोत्सव है,
नेपाल के भक्तपुर जिले में इसका आयोजन किया गया। वहां पे मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्योहार है ये, और यह आमतौर पर अप्रैल महीने में मनाया जाता है। नेपाली नववर्ष का प्रतीक होता है। 8 दिनों तक इसे मनाया जाता है। इसमें विभिन्न देवताओं की छवियों वाले एक रथ को भक्तों के द्वारा खींचा जाता है। तो ये है बिस्किट जात्रा महोत्सव। कहाँ पे? नेपाल में। अच्छा, इसी से मिलते जुलते 2-3 त्योहार आपको और सुनने को मिलेंगे, जैसे कि एक धानु जात्रा महोत्सव होता है। ये तो भारत में होता है, लेकिन भारत में भी कहाँ? उड़ीसा में होता है। याद रखना, ये दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर होता है। और मेदराम जात्रा महोत्सव, ये याद रखना, इसकी खासियत क्या है? ये कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। ये तेलंगाना में लगता है। और एक डोल जात्रा महोत्सव, डोल जात्रा त्योहार भी याद रखना, यह है पश्चिम बंगाल का। अच्छा, आपको याद है जगन्नाथ रथ यात्रा, इसको पंजाब ने अपना स्टेट फेस्टिवल बनाया था। नहीं याद तो याद में रखना। देखो, नेपाल की बात हुई है ना, तो ये रहा मैप में नेपाल। कैपिटल क्या? काठमांडू है। और यहाँ पे आपको किसका हेडक्वार्टर मिलेगा? सार्क का। करेंसी नेपाली रुपया हो गई। प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल और प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड। नेपाल के साथ कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज हम करते हैं? तो सूर्य किरण नाम की एक्सरसाइज करते हैं। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है। अच्छा, भारत के कितने राज्यों से नेपाल सीमा बनाता है? तो 5 राज्यों से। आप देख सकते हो, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। अभी आपको याद होगा 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में घोषित किया था नेपाल ने। अच्छा हाँ, ये भी ध्यान में रखना कि नेपाल में घोड़े जात्रा त्योहार भी मनाया जाता है। माधव नारायण महोत्सव, ये भी नेपाल में ही मनाया गया था। और भारत के यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला पहला देश ये नेपाल ही है। तो ध्यान रखना ये सारे पॉइंट्स। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में अंतरिक्ष में पहली बार युद्ध अभ्यास जिसका नाम है मिशन विक्टस हेज, इसकी घोषणा किसने की? तो आंसर होगा अमेरिका। अच्छा, अमेरिका के पास जिस तरह से पानी के लिए नौसेना फोर्स है, नेवल फोर्स है, हवा के लिए एयर फोर्स है, जमीन के लिए आर्मी फोर्स है, थल सेना है, उसी तरह से अंतरिक्ष के लिए स्पेस फोर्स भी है। और यही स्पेस फोर्स अंतरिक्ष में पहली बार युद्ध अभ्यास करेगी और उसका नाम दिया इन्होंने विक्टस हेज। और इसके लिए उन्होंने 2 प्राइवेट अंतरिक्ष कंपनियों को साथ में जोड़ा है, उनके साथ समझौता किया है और उन्हें स्पेस वॉर जैसे हालात पैदा करने की जिम्मेदारी दी गई है ताकि वो ये अपनी एक्सरसाइज को अंजाम दे पाए। अब उन अंतरिक्ष कंपनियों के नाम क्या हैं, ये इतना डीप में हमें नहीं जाना। सिंपल सा आपको क्या याद रखना है कि अभी पहली बार स्पेस में युद्ध अभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज करने की घोषणा किसने की है? कौन करेगा? तो अमेरिका करेगा। और उस एक्सरसाइज का नाम याद रखना, उस एक्सरसाइज का नाम क्या है? मिशन विक्टस हेज जिसका नाम है। अच्छा, वैसे मिलिट्री एक्सरसाइज वाला प्रश्न आ गया। अब मैं आपको क्या करूंगा, 2024 में जितने भी इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज हमने पढ़ी है वो सारी मैं आपको यहाँ पे रिवाइज कराऊंगा। तो बिल्कुल ध्यान से सुनना। देखो, इस साल की पहली एक्सरसाइज हमने पढ़ी थी डेजर्ट साइक्लोन, भारत और यूएई के बीच में हुई थी, यह राजस्थान के थार रेगिस्तान में। फिर एक सहयोग काजन एक्सरसाइज हुई थी भारत और जापान के तटरक्षक बलों के बीच में। कहाँ पे? चेन्नई में। एक अयुत्या नाम की एक्सरसाइज आपने सुनी होगी, पहली बार सुना नाम क्योंकि पहली बार इसका आयोजन हुआ भारत और थाईलैंड के बीच में। साइक्लोन एक्सरसाइज, इस बार इसका दूसरा संस्करण हुआ भारत और इजिप्ट के बीच में। कहाँ पे? इजिप्ट में। खंजर एक्सरसाइज का इस बार 11वां संस्करण हुआ था भारत और किर्गिस्तान के बीच में, हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। स्टीड फास्ट डिफेंडर एक्सरसाइज नाटो ने आयोजन किया। डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज भारत, फ्रांस और यूएई के बीच में हुआ, ये अरब सागर के ऊपर। और सदा तंसीक एक्सरसाइज, पहली बार इसका आयोजन हुआ भारत और सऊदी अरब के बीच में हुआ, राजस्थान के बीकानेर में। वायु एक्सरसाइज का आयोजन इंडियन एयरफोर्स ने किया था पोखरन राजस्थान में। मिलन एक्सरसाइज का आयोजन भारतीय नौसेना ने किया, लगभग 50 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया था। कहाँ पे? विशाखापत्तनम में। दोस्ती एक्सरसाइज का 16वां संस्करण हुआ था भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच में। कहाँ पे? मालदीव में। और समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज भारत और मलेशिया के बीच में हुआ था, ये विशाखापत्तनम में। सी डिफेंडर्स एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के तटरक्षक बलों के बीच में हुआ था, ये अंडमान निकोबार की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर में। एक कटलेस एक्सप्रेस एक्सरसाइज आपने सुना होगा, ये 16 देशों के बीच में एक्सरसाइज हुआ था जिसमें भारत ने भी हिस्सा लिया था। भारत के आईएनएस तीर ने हिस्सा लिया था इसमें। कहाँ पे हुआ था? पोर्ट विक्टोरिया, सेशेल्स में। और सेशेल्स के साथ ही भारत ने एक अलग से एक्सरसाइज भी किया था जिसका नाम है लिमितिये एक्सरसाइज, ये सेशेल्स में हुआ था अभी। टाइगर ट्रैम्प एक्सरसाइज भारत और यूएस के बीच में हुआ था, ये कहाँ पे? भारत के पूर्वी समुद्री तट पर। गगन शक्ति एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स ने इसका आयोजन किया था, भारत के कई स्थानों पे हुआ था, ये 10 दिनों तक चला। धर्मा गार्जन एक्सरसाइज भारत और जापान के बीच में हुआ, ये राजस्थान में। डस्टलिक एक्सरसाइज अभी 5वां संस्करण हुआ था भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में अभी,
उज्बेकिस्तान में ही। और सागर कवच एक्सरसाइज भी याद रखना, सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसियों ने मिलकर के इसका आयोजन किया था। कहाँ पे? लक्षद्वीप में। तो ये 2024 की मिलिट्री एक्सरसाइजेज है। मतलब अभी तक जनवरी, फरवरी, मार्च और ये अप्रैल, 20 अप्रैल हो गया। तो अभी तक इतने एक्सरसाइज हम कर चुके हैं, तो सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। बिल्कुल लेटेस्ट है ये, तो पिछले 3 महीने का है, तो याद रखना ही है और इन्हें रटने की जरूरत नहीं है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, बार बार जब भी एक्सरसाइज का प्रश्न आता है मैं आपको इसी तरह से रिवाइज करवाता हूं। और आपके रिवीजन के लिए तो मैं अलग से रिवीजन वाली क्लास भी चला रहा हूं, तो वहां पे भी कई बार आपको ये रिपीटेशन में करवाऊंगा। मैं कह रहा हूं ना, केवल देखने मात्र से और सुनने मात्र से चीजें आपको याद हो जाएगी। अगर और भी बेस्ट अपना देना चाहते हो तो मेरे साथ साथ बोल लिया करो, तो आपको चीजें और भी लंबे समय तक याद रहेगी। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक के एप्लीकेशन पर बैन लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया? तो आंसर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा का एक एप्लीकेशन है जिसे कहते हैं BOB वर्ल्ड। जैसे SBI का एक योनो एप्लीकेशन हो गया, और लगभग हर बैंक का अपना एक एप्लीकेशन होता है, लगभग हर बैंक का होता है। तो उसी तरह से बैंक ऑफ बड़ौदा का भी है ये एप्लीकेशन, इसका नाम है BOB वर्ल्ड। पर अभी आरबीआई ने इस पर बैन लगा दिया। कारण क्या बताया? तो इस एप्लीकेशन में होने वाले साइबर अटैक्स और इसमें हो रहे घोटाले के कारण इस पे बैन लगा दिया। और आपको बता दूं, पिछले साल आरबीआई ने इस एप्लीकेशन पे नए ग्राहकों को जोड़ने पर बैन लगाया था, और अभी पूरी तरह से इस एप्लीकेशन को ही बंद कर दिया, बैन कर दिया। पिछले साल क्या किया था, बैंक ऑफ बड़ौदा पे आरोप था कि उन्होंने एप्लीकेशन पर लोगों का रजिस्ट्रेशन ज्यादा दिखाने के लिए कस्टमर्स के खातों के साथ छेड़खानी की थी, इसलिए बैन लगाया था। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो स्थापना होती है 1908 में, हेडक्वार्टर है वडोदरा गुजरात में। MD CEO कुछ समय पहले नए बने थे, देवदत्त चंद इनका नाम है। टैगलाइन होती है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक, तो ये ध्यान में रखना। बाकी आरबीआई के बारे में तो आप जानते ही हो, रिवाइज करवाने की जरूरत है क्या? आरबीआई की स्थापना होती है, चलो कर लो, 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर मुंबई में है। पूछे आरबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे होती है, किस आयोग की सिफारिश पे? तो यंग हिल्टन आयोग, जिसे शाही आयोग भी बोलते हैं। इसका नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 में। गवर्नर वर्तमान में शक्तिकांत दास है 25वें नंबर के, और इसके पहले ब्रिटिश गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ, और पहले इंडियन गवर्नर है CD देशमुख। और इनके नाम पे अभी क्या हुआ था, मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया था। और ये आप इसका लोगो देख रहे हो, लोगो में एक पेड़ आपको मिलेगा जिसे पाम ट्री कहते हैं, ताड़ का पेड़, एक जानवर है, रॉयल बंगाल टाइगर। अच्छा, अभी आरबीआई के जो पूर्व गवर्नर हैं रघुराम राजन, कुछ समय पहले इनकी एक बुक आई थी जिसका नाम है ब्रेकिंग द मोल्ड, री इमेजिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर। तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में किस देश के माउंट रुआंग ज्वालामुखी में विस्फोट से हजारों लोग विस्थापित हुए? तो आंसर होगा इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया के उत्तरी सुलावेसी प्रांत में स्थित है ये माउंट रुआंग ज्वालामुखी, जिसमें अभी 17 अप्रैल को लगातार 4 विस्फोट हुए। साथ ही यहाँ पे सुनामी की चेतावनी भी दी गई है। आपको याद हो तो अभी कुछ समय पहले, दिसंबर में ही, अभी दिसंबर 2023 में ही इंडोनेशिया के माउंट मेरापी ज्वालामुखी में भी विस्फोट हुआ था। और क्यों होते हैं यहाँ पे बार बार विस्फोट? क्योंकि ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर स्थित एक देश है। तो इस रिंग ऑफ फायर पर जितने भी देश हो गए या जितने भी रीजन हो गए, यहाँ पे ये नेचुरल डिजास्टर होते ही रहते हैं, जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, अर्थक्वेक हो गए, सुनामी का आना, ये सब हो गए। और ऐसा ही क्यों, यहाँ पे क्यों? क्योंकि पृथ्वी की जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती है वो यहाँ पर एक दूसरे से आकर के मिलती है, और जब भी उसमें हलचल होती है तो ये चीजें होती है। अच्छा, यहाँ पे ज्वालामुखी यानी कि वॉल्केनो से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको करा रहा हूं। इसमें से बहुत सारे इस तरह के प्रश्न हैं जो आपके कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं एज ए स्टैटिक। तो ध्यान से सुनना। देखो, एक तो पहले ये याद रखना कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव ज्वालामुखी वॉल्केनो, एक्टिव वॉल्केनो, ये कौन सा है? माउंट कोटोपैक्स है, जो आपको मिलेगा इक्वेडोर में। वे कौन सा महाद्वीप है जहां पे एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया आंसर होगा। भूमध्य सागर, इसका प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरियन सी, प्रकाश स्तंभ यानी कि लाइट हाउस। तो आंसर होगा स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। और ये किस द्वीप पर आपको मिलेगा? इटली में मिलेगा आपको, लिप्री द्वीप पर। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये प्रश्न आया था एक बार, किस द्वीप पर मिलेगा। ये तो सब जानते हैं किस देश में है, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, ये इटली में है, लेकिन लिपारी द्वीप पर है, ये ध्यान में रखना। इसी तरह से इटली में आपको एटना ज्वालामुखी मिलेगा जो कि सिसिली द्वीप पर है। यहाँ पे आपको विशुवियस ज्वालामुखी भी मिलेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है और कहां पर है?
तो बैरन द्वीप पर जो बैरन ज्वालामुखी है वो है, और वो आपको मिलेगा अंडमान निकोबार में। किलायू ज्वालामुखी हो गया, मोनालोआ ज्वालामुखी हो गया, हवाई द्वीप पर ये आपको मिलेगा अमेरिका में। क्राकातोआ ज्वालामुखी हो गया, माउंट मेर्रापी अभी मैंने आपको बताया, माउंट सिनाबुंग हो गया, सेमेरू ज्वालामुखी हो गया, और अभी हमने देखा जो वो माउंट रुआंग ज्वालामुखी, ये सब इंडोनेशिया में है। अच्छा, ज्वालामुखी में सबसे ज्यादा कौन सी गैस निकलती है? तो याद रखना जलवाष्प, वाटर वेपर। और रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है? हमने देखा प्रशांत महासागर। और पृथ्वी का सुरक्षा वॉल्व किसे कहते हैं? ये एग्जाम का प्रश्न है, ध्यान में रखना, ज्वालामुखी को, वॉल्केनो को। तो वॉल्केनो से संबंधित 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने करे यहाँ पे, ध्यान में रखेंगे आप। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में स्काई ट्रैक्स अवार्ड्स के द्वारा किस हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा माना गया है? तो आंसर होगा हमाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये कहां पर है? कतर के दोहा में है। तो कतर के दोहा में स्थित ये जो हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसको प्रतिष्ठित स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड के द्वारा एक और वर्ष के लिए विश्व का बेस्ट एयरपोर्ट नामित किया गया। ये समारोह जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में पैसेंजर टर्मिनल एक्सपो 2024 में आयोजित किया गया था, और इस हवाई अड्डे को लगातार दूसरे साल विश्व का बेस्ट एयरपोर्ट का खिताब मिला है, और लगातार 10 सालों तक इसे मध्य पूर्व में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का नाम दिया गया। और इसके अलावा भारत का जो GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसको भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट स्टाफ 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अच्छा, इसी तरह से एक प्रश्न और आपको याद आएगा, अभी कुछ समय पहले ही हमने पढ़ा था कि अभी एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने भी तो अपनी एक रिपोर्ट जारी की थी। उस रिपोर्ट में व्यस्ततम एयरपोर्ट, सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट के बारे में बताया था। तो उसमें पहले स्थान पे अमेरिका का अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, दूसरे स्थान पे दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, और भारत से जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में है वो उसमें 10वें स्थान पे था। और इसी साल एक विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन हुआ था हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे में, पढ़ा था हमने। वहां पे बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिला था इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और बंगलुरु में जो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको। तो ये भी ध्यान में रखना। और हमारे एविएशन मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्री का नाम क्या है? ज्योतिरादित्य सिंधिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी अप्रैल 2024 में भारत के सबसे उम्रदराज वायुसेना पायलट का निधन हो गया, नाम बताओ। दलीप सिंह मजीठिया उनका नाम है। ये देश के सबसे उम्रदराज फाइटर पायलट और उद्यमी और स्क्वाड्रन लीडर रह चुके दलीप सिंह मजीठिया का अभी 103 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान आज के म्यांमार यानी कि उस समय के बर्मा में भारतीय वायुसेना की कमान संभाली थी। उन्होंने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी खोलने के लिए अपनी 317 एकड़ जमीन दान में भी दी थी, उसके लिए भी ये जाने जाते हैं। नाम था दलीप सिंह मजीठिया, इनका भी निधन हो गया। और उम्र दराज से याद आएगा, भी दुनिया के सबसे उम्र दराज पुरुष व्यक्ति का निधन हुआ था इसी साल। उनका नाम था जुआन विसेंट पेरेज मोरा, वो वेनेजुएला से थे। और उनके निधन के बाद इंग्लैंड के जॉन अल्फ्रेड टेनिसवुड ये सबसे उम्र दराज पुरुष व्यक्ति बन गए हैं, तो वो भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में लॉन्च की गई बुक जिसका नाम है इंडिया द रोड टू रेनेसांस अ विजन एंड एन एजेंडा, इस बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा भीमेश्वर चल्ला ने। तो संयुक्त राष्ट्र के पूर्व अधिकारी रह चुके भीमेश्वर चल्ला, इन्होंने ही ये बुक लिखी है जिसका नाम मैंने आपको बताया, इंडिया द रोड टू रेनेसांस अ विजन एंड एन एजेंडा। तो ये बुक ध्यान में रखना। अच्छा, सलमान रुश्दी का नाम अभी न्यूज़ में था, बुक लिखी है इन्होंने जिसका नाम है नाइफ हैरोइंग टेल ऑफ रेजिलियंस एंड द फ्लाइट फॉर फ्री स्पीच। नाइफ याद रख लो, आपको याद रहेगा, इनको भी चाकू मारा था ना, उसी के ऊपर ये बुक है। तो सलमान रुश्दी। सेम पित्रोदा ने अभी बुक लिखी थी द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नाम से। चलो एक काम करता हूँ, 2024 की 10 इंपॉर्टेंट बुक्स ही मैं आपको यहाँ पे रिवाइज कराता हूँ, तो उससे हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। और ये 2024 की सबसे महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं, ध्यान से सुनना। बुक का नाम है संस्कृति के आयाम, इसको लिखा है मनोरम मिश्रा ने। हमारे जो पूर्व आर्मी चीफ हैं मनोज मुकुंद नरवणे, उनकी ऑटोबायोग्राफी आई है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी नाम से। जया जेटली ने बुक लिखी इंस्पिरेशन फॉर ग्राफिक डिजाइन फ्रॉम इंडिया नाम से। चारू निवेदिता कन्वर्सेशन विद औरंगजेब नाम से बुक लिखी, ये तमिल लेखिका है। और इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया किसने? नंदिनी कृष्णन ने।
हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं मनसुख मांडविया जी, इन्होंने बुक लिखी है फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर नाम से, और इसको लॉन्च किया था हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने। अरूप कुमार दत्ता ने बुक लिखी असम ब्रेव हार्ट लचित बोरफुकन नाम से, जिसको लॉन्च किया हमारे गृह मंत्री ने। एक समंदर मेरे अंदर नाम की बुक को लिखा संजीव जोशी ने। और श्रीलंका के जो पूर्व प्रेसिडेंट है गोटबाया राजपक्षे, इन्होंने लिखी है द कॉन्स्पिरेसी नाम से बुक। संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव हैं ये लक्ष्मी मरदेश्वरी पुरी, इन्होंने लिखी स्वेलोइंग द सन नाम से बुक। और गोवा के गवर्नर हैं ये PS श्रीधरन पिल्लई, इन्होंने जो बुक लिखी है अभी उसका नाम है बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक। तो ये 2024 की 10 इंपॉर्टेंट बुक्स मैंने आपको रिवाइज कराई, और आप देख सकते हो खुद ही, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है कितने इंपॉर्टेंट नाम है इसमें। गोवा के गवर्नर, श्रीलंका के पूर्व प्रेसिडेंट, हमारे हेल्थ मिनिस्टर, हमारे पूर्व आर्मी चीफ, इन सब की बुक्स हैं, तो ये तो इंपॉर्टेंट हैंगी ना, तो ध्यान में रखना। तो ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। अगर आप में से इस वीडियो को कोई स्टूडेंट पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा, और आप में से कौन कौन इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, ताकि मुझे भी आपके बारे में पता चले। बाकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन के बारे में आपको बता चुका हूँ, वीडियो को आपने लाइक कर ही दिया होगा, और अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर भी कर देना दोस्त। अभी जब तक मैं आपको कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करवा देता हूँ, फिर सेशन हम एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा था, मेनिनजाइटिस के लिए टीका लगवाने वाला पहला देश बना कौन सा? नाइजीरिया। फिर पूछा, अभी पानी से माइक्रोप्लास्टिक हटाने के लिए हाइड्रोजेल को किसने डेवलप किया? IISc बेंगलुरु। फिर पूछा, विश्व विरासत दिवस कब मनाया? 18 अप्रैल। फिर पूछा, अभी अप्रैल में DRDO ने कहां पर स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल का उड़ान परीक्षण किया था? उड़ीसा में। फिर पूछा, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत ने टोटल मेडल कितने जीते? 9। स्पेस इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया संजना सांघी को। फिर पूछा, भारत ने किसके सहयोग से हिंद महासागर निगरानी प्रणाली इंडोस को फिर से सक्रिय करने की घोषणा की? तो आंसर होगा अमेरिका। फिर पूछा, मोंटे कार्लो ATP मास्टर्स 1000 का एकल खिताब जीता स्टेफानोस सिट्सिपास ने, ये ग्रीस के हैं। फिर पूछा, दुनिया का सबसे सख्त धूम्रपान निषेध विधेयक किसने पारित किया? ब्रिटेन। फिर पूछा, माधवपुर मेले का आयोजन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा गुजरात। तो चलो भी कल के करंट अफेयर्स का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था, अभी गायिका प्रभा अत्रे का निधन हो गया, उनका संबंध किस घराने से है? तो आंसर होगा किराना घराना। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।